Hello everyone, good morning, good evening, good night, whenever you are studying. Okay. आज हम पढ़ने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपने सैंपल में जो भी मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर देख पाते हैं, हम उसके रिएक्शन काइनेटिक समझ सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देख सकते हैं एक तरीके से, और जिस तरीके से हम मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन है हमारी सैंपल के अंदर उसको पता कर सकते हैं किसके थ्रू। हमारा जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है जिसमें हमारा यूवी और विजिबल रीजन आता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेसिस पर जब एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लाइट का सैंपल में, तो उसके थ्रू हम अपने सैंपल को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसके बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है वो हम इस तरीके से देखेंगे। ऐसे समझो कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे आप मान लो हमारा सैंपल हो गया, यहीं पर हमारा रेफरेंस हो जाता है। यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है हमारा टंगस्टन लैंप हो सकता है, टंगस्टन लैंप होगा। उसका काम क्या होगा, हमारे टंगस्टन लैंप का जो काम होता है ना वो हमारा एक तरीके से क्या होगा, लाइट सोर्स होगा। आप ना एक एक चीज़ को समझकर चलोगे तो इजी पड़ता है। सबसे पहले हमारा यहाँ आ जाता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या करेगा, एक हमारी ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा, क्रॉस द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारा टंगस्टन फिलामेंट होगा जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा ऑफन यूज़ किया जाता है यूवी रीजन के लिए। फिर इसके बाद ये हमारा जब आगे चलेगा ना, हमें पता है मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर आप मान लो एक तरीके से हमारी डिस्पर्शन डिवाइस हो जाएगी। क्या होगा, पहले हमारा लाइट होगा, फिर हमारा डिस्पर्शन डिवाइस है। डिस्पर्शन डिवाइस क्या करता है, हमारा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रेडिएशन को एक तरीके से सेपरेट करता है। ब्रॉडबैंड, जो हमारा ब्रॉडबैंड है रेडिएशन का, वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ना सेपरेट आउट कर देता है। जैसे हमने देखा था यूवी विजिबल, और उसका हमको ना एक चीज़ याद रखनी है, जो अल्ट्रा वायलेट होता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट और यूवी विजिबल, इनका वेवलेंथ कितना होता है। अल्ट्रा वायलेट में जो होता है हमारा, याद रखना आप लोग सभी, 200 to 400 होता है नैनोमीटर, 200 to 400 नैनोमीटर। इससे आप बता सकते हो ये अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये रीजन है। रीजन से आप समझ सकते हो पर्टिकुलर वेवलेंथ या ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था, ब्रॉडबैंड कितना है। और यूवी विजिबल जो होता है हमारा, वो हमारा होता है 400 से 700 नैनोमीटर तक। ये आप लोग सभी याद रखना। अल्ट्रा वायलेट का जो वेवलेंथ होता है या रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, एक तरीके से वो 200 to 400 होता है। यूवी विजिबल में हमारा 400 to 700 हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे हमारा टंगस्टन लैम्प है, मोनोक्रोमेटर है, पहले टंगस्टन लैम्प जो हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट पास होगी, फिर वो मोनोक्रोमेटर में आप देखना कि एक तरीके से प्रिज्म होगा। प्रिज्म ना थोड़ा सा हमारी जो रेज आती हैं उनका डाइवर्जन होता है या रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन होता है थोड़ा बहुत, उनके स्पेक्ट्रम के बेसिस पर होता है ये सब, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बेसिस, एक हमारा यहाँ पे मान लो रेफरेंस है और यहाँ पर हमारा सैंपल है, इन दोनों के थ्रू ये पास ऑन होगा हमारा जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। लाइट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ से वो हमारा पहुँचेगा डायरेक्ट डिटेक्टर के पास। यहाँ पर एक हमारा लाइक आप सोचो एक कंप्यूटर टाइप का होगा या जो भी डिस्प्ले स्क्रीन होगी, वो हमारा है डिटेक्टर। वो डिटेक्ट करेगा जो भी इसके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है एनालिसिस के टाइम पर, वो यहाँ पर सब कुछ पता चलेगा। और फिर हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है, डेटा आउटपुट आएगा। हमें एक्स्ट्रा लास्ट में क्या चाहिए, डेटा का आउटपुट चाहिए कि हमें पता चले क्या है यहाँ पे। जो हमारा एक तरीके से आप सोचो हम क्या कर रहे हैं, हमारा आइडेंटिफाई हो गया कंपाउंड जो भी हमें चाहिए था,
आइडेंटिफाइंग कंपाउंड या आइडेंटिफाई कंपाउंड जो भी हम ढूंढ रहे थे अपने सैंपल में, उसे रेफरेंस के बेसिस पर हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है हमारा कि क्वांटिटी के बेस पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो आप देख लेना। ये ना थोड़े से बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जब आप आगे भी जाओगे अगर कोई मास्टर करने की सोचता है तो उसमें बड़ा यूज़फुल होता है, एक तरीके से बेसिक्स की तरह काम करेगा आपका। इंस्ट्रूमेंटेशन है, हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका पर्टिकुलर एक क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रिंसिपल फॉलो अप करते हैं वो देखते हैं। हमारी ऐसी टेक्निक होती है, इस टेक्निक में हम क्या देखते हैं, जो मेजर करेंगे हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को, ठीक है, मेजर करेंगे जो हमारी लाइट एब्जॉर्ब हुई है हमारे सैंपल के थ्रू, पर्टिकुलर किस किस रीजन में, वो एक डेटा आउटपुट प्रेजेंट करता है। जैसे कोई भी हमने देखा था ना, काइनेटिक रिएक्शन, काइनेटिक पढ़ना है या किसी भी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन को जानना है, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह। ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऐसे प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है। लाइट सोर्स है हमारा, लाइट सोर्स का काम क्या होता है, ये ब्रॉड रेंज का ना एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। इसमें टंगस्टन फिलामेंट्स यूज होते हैं। फिर हमारी ये डिस्पर्शन डिवाइस आती है, ये क्या करती है, हमारी जो ब्रॉडबैंड रेडिएशंस है ना उसको सेपरेट कर देती है, किसके बेसिस पर, वेवलेंथ के बेसिस पर, जिसमें हमारा जैसे प्रिज्म हो गया या ग्रेटिंग है। फिर हमारा यहाँ सैंपल एरिया आ जाता है, जैसे जिसमें हमारा रेफरेंस है या सैंपल है जो भी है, इसके थ्रू हमारी ये जो लाइट सोर्स थी ना वेवलेंथ, और यहाँ वेवलेंथ के बेसिस पर वो पास ऑन होगी। पास होने के बाद वो क्या करेगी, सैंपल में रिफ्लेक्ट करेगी एक पर्टिकुलर एरिया के बेसिस पर। साथ ही साथ हमारा जो डिटेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, डिटेक्टर क्या वो करता है हमारा, मेजर इंटेंसिटी मेजर करता है रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड रेडिएशंस का, ठीक है। जो हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ ट्रांसमिट हो रही हैं वो हमारे डिटेक्टर का काम होता है उसको मेजर करना। इसमें हमारा फोटो डायोड या सीसीडी भी एक तरीके से कॉमन डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर के नेम्स आप रिमेम्बरेंस के लिए याद रख लो, फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड होता है, और हमारा सीसीडी होता है डिटेक्टर। फिर उसके बाद हमारा ये होता है डेटा रिकॉर्डर, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं है, एक तरीके से हमारा डिटेक्टर यहाँ आप लगा लो याद करने के लिए, ठीक है। डेटा इन आउटपुट या डेटा रिकॉर्डर में क्या होता है हमारा, वो रिकॉर्ड करता है किसका, जो लाइट है हर वेवलेंथ पे जो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने का काम हमारे यहाँ पे रिकॉर्डर का होता है, वो सब चीज़ें देखता रहेगा और रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। ये आप एक तरीके से सिंपल इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल होता क्या है हमारा, बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, जब भी कभी एक मॉलिक्यूल हमारे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। हमारा एक कोई भी मॉलिक्यूल है, आप मान के चलो मॉलिक्यूल ने क्या किया, हमारे एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। कहाँ से एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ से आएंगे, लोअर एनर्जी से, ये आप समझ जाओगे ना, लोअर एनर्जी, हमारी जो लोअर ऑर्बिटल एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल पर पहुंच जाएगी। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी, आप समझ जाओगे, आई नो ये थोड़ा सा ना राइटिंग में आप नोट से अगर देखोगे, बस समझने के लिए याद रखो, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, हमारा एक मॉलिक्यूल है, उसने एब्जॉर्ब किया लाइट को, एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए। हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, वो कहाँ से, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल तक चले जाते हैं। फिर वहीं पर क्या होता है, आप देखो फिर एनर्जी डिफरेंस भी आएगा, इन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस आएगा, जिससे कि हमारा जो वो कॉरस्पॉन्ड करेगा एनर्जी किसके, एब्जॉर्ब्ड फोटोन से। और जो हमारा एब्जॉर्ब फोटोन के बेसिस पर आप देखोगे वो हमारा एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेवलेंथ से, ठीक है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो हमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हमारा एब्जॉर्बेंस जो होता है वो मेजर करते हैं। हमारी स्पेसिफिक वेवलेंथ हमने देखा था 400 नैनोमीटर,
ठीक है, इस पे हम देखेंगे कितना आया हमारा, कितना एब्जॉर्बेंस हुआ। साथ ही साथ हमारे सैंपल के एक तरीके से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इन्फर्ड होती हैं, थोड़ी बहुत चेंज आ जाता है। ये हमारा एक तरीके से बेसिक प्रिंसिपल आप मान के चलो। पहला हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंचेंगे। साथ ही साथ दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा, उनके ऑर्बिटल्स में जो डिफरेंस है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा हमारे एब्जॉर्ब्ड फोटोन की एनर्जी से। यहाँ पे हमारा क्या है, एब्जॉर्ब्ड फोटोन एनर्जी जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी वेवलेंथ से। साथ ही साथ इसमें जो एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, साथ ही उसके साथ क्या होगा, हमारे सैंपल की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्फर्ड हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सबने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में सुना ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है, जब भी हमारा कोई सैंपल है, ठीक है, या सैंपल हमारा क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन हो गया लाइट का उस सैंपल में, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिफरेंस हो गया, एनर्जी ऑर्बिटल में एक तरीके से मूवमेंट हुआ ना, तो उसमें एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। जैसे कोई भी आप मान लो ये हमारा सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल सैंपल है, उसमें एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में हमारे क्या हुआ, ये लाइट आई, एब्जॉर्प्शन लाइट, आप इसको वो बोल सकते हो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेसिस पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में एब्जॉर्प्शन हो गया लाइट का। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन हमारे उनके बीच में मूवमेंट होना शुरू हुआ। हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो मूवमेंट हुआ वो एक लेवल से, एनर्जी लेवल जो था वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी लेवल्स के बेसिस पर। आप देखोगे ये एनर्जी लेवल डिफरेंट था, ये एनर्जी लेवल डिफरेंट हुआ, तो इनका शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग किसके अंदर होगा, हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, जब वो एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट को। समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद इन मॉलिक्यूल अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की आप डेफिनेशन मानिए। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे 3 तरीके की। जो हमारा पहला होता है वो होता है पाई, और उसका बॉन्डिंग होती है हमारी किसके साथ, एंटी पाई बॉन्डिंग स्टार के साथ। एंटी पाई बॉन्डिंग स्टार, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड्स में एक्साइटेड एक तरीके से स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से, और वो मूव करता है एंटी पाई बॉन्डिंग स्टार पर। तो ये सोचो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से मूवमेंट हुआ है एक फेज से दूसरे एनर्जी लेवल पर। फिर आती है हमारी दूसरी, जिसमें आता है हमारा नंबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे किससे बाइंड करेंगे, एंटी पाई बॉन्डिंग स्टार से। जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें हमारे ऑफन बहुत ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लोन पेयर्स हो गए या हेट्रो एटम्स हो गए, जिसमें हमारे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो गए, वो एक तरीके से एक्साइटेड उससे कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्साइटेड होकर एंटी पाई बॉन्डिंग स्टार तक पहुँच जाते हैं। फिर आता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ हमारा सिग्मा बॉन्ड आया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड आर एक्साइटेड टू एंटी सिग्मा बॉन्ड्स। देखो सेम वही है, मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सिग्मा बॉन्ड में हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कंपैरेटिवली पाई टू एंटी पाई बॉन्डिंग स्टार, और एक तरीके से यहाँ पे हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। ठीक है, ये इसके बेसिस पर आप समझ जाओ हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। फिर एनर्जी लेवल्स में हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, एनर्जी लेवल में हमारा पहला होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से आप समझ जाओगे वो मानो डाउन टू अर्थ, जो एक तरीके से यहाँ पे हमारे लोअर एनर्जी स्टेट होता है मॉलिक्यूल में। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्टेबल रहेंगे, एक्साइटेड अनएक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। इससे ग्राउंड स्टेट से डाउन टू अर्थ है, चिल रहता है, ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखावा नहीं करता। उससे आप समझ जाओ हमारा एक तरीके से क्या होगा, लोअर स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल
ये मान लो, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे स्टेबल रहेंगे और अनएक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। ये समझ जाओगे आप, हमें पता है। फिर है हमारा दूसरा जो आता है एक्साइटेड स्टेट, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे, तो कहाँ मूव करेंगे, वो हायर ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, हायर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी होगा। कब हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हमारे हायर ऑर्बिटल्स पर मूव कर जाते हैं। वो होती है एक्साइटेड स्टेट, ये होती है हमारी ग्राउंड स्टेट। फिर एक सिलेक्शन रूल होता है। सिलेक्शन रूल में एक तरीके से देखा जाए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है, मतलब एक तरीके से हर किसी में नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता। हमने सिलेक्शन रूल में जो देखना है सबसे पहले, जिसमें हमारी देखो ट्रांजिशनल जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होता है वो सब में नहीं होता, जो अलाउड है हम वो देख चुके हैं ऑलरेडी। अरे सॉरी, ठीक है। अलाउड में क्या होता है, हमारे जो ट्रांजिशंस होते हैं उसमें एक तरीके से चेंज होता है डाइपोल मूवमेंट में। अलाउड में क्या होता है, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। ओके, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है अपना पाई टू पाई, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, ठीक है, वो देखा था जो हमने। दूसरा जो था हमारा जिसमें फॉरबिडन होते हैं, ट्रांजिशन नहीं हो सकते, वो है जैसे हमारे जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, ट्रांजिशन एक तरीके से चेंज नहीं आता डाइपोल मूवमेंट में। आप ऐसे याद रखोगे इसको, फॉरबिडन में एक तरीके से डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। इस तरीके से आप देखोगे इनके बीच का ना, आप इसको कैसे समझो, जैसे कोई ऑर्बिटल्स हैं, उनकी सेम सिमेट्री है। अगर सेम सिमेट्री होगी वहाँ पे ट्रांजिशन होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से ये ट्रांजिशन जो होता है इसमें वो थोड़ा सा लेस लाइकली या एक तरीके से वीक होगा, उसकी इंटेंसिटी वीक होगी। इसलिए यहाँ पे एक हमारा सिलेक्शन रूल वर्क करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होता है और कहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है। ठीक है, ये समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स। एक तरीके से आप याद रखो, क्रोमोफोर्स जो होता है हमारा मॉलिक्यूल में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा पार्ट होता है मॉलिक्यूल में जो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। ठीक है, क्रोमोफोर्स जो होते हैं ये पार्ट है मॉलिक्यूल का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने देखा कलर के लिए। साथ ही साथ जो क्रोमोफोर्स होते हैं कंटेन करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। आप इसमें सोच सकते हो सिंगल या डबल बॉन्ड होता है जो अलाउ करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, साथ ही साथ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, इसके बेसिस पर अगर आप चार्ट को देखो, हमारा क्रोमोफोर है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, लाइक वेवलेंथ के बेसिस पर वो कलर देगा। फिर क्रोमोफोर एमिट करेगा लाइट को तो वो फ्लोरोसेंस देगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए एब्जॉर्ब करने, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करेगा फ्लोरोसेंस, एक तरीके से कलर इफेक्ट मान सकते हो आप, कलरिंग इफेक्ट होगा। की फीचर्स आप याद रखो, कॉन्जुगेशन में मोर कॉन्जुगेशन लोअर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड जो है ट्रांजिशन के लिए वो कम होगी, और शिफ्टिंग एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, साथ ही साथ शिफ्टिंग एब्जॉर्प्शन होगा किसमें, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में शिफ्टिंग हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप में कॉमन क्रोमोफोर्स होते हैं। कॉमन क्रोमोफोर्स में हमारे कार्बोनाइल है, एजो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, साथ ही साथ हमारी एरोमेटिक रिंग्स हैं। क्रोमोफोर्स को आप समझ जाओ, ये हमारा मॉलिक्यूल का पार्ट होता है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल में हमारे आ गए हैं बीटा कैरोटीन, इसमें लॉन्ग कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हमने देखा था, आप लोगों में ने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग होती है जो हमारी क्रोमोफोर की तरह एक्ट करती है, जो हमारे ब्लड में रेड कलर देती है। वो इसकी वजह से आता है, हमारा पोरफायरिन रिंग क्रोमोफोर होती है जो हमारे ब्लड का कलर रेड बनाती, सॉरी
ब्लड का कलर रेड बनाती है। साथ ही साथ जो ऑक्सोक्रोम होते हैं, ऑक्सोक्रोम को आप समझो ये हमारे क्रोमोफोर से अटैच करते हैं। साथ ही साथ ये ना एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करेंगे, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं, या जो शिफ्टिंग क्रोमोफोर्स में होने वाली है या एब्जॉर्प्शन होने वाला है उसको एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एक तरीके से ये एनहांसर की तरह काम करते हैं हमारे ऑक्सोक्रोम्स, और वो जो क्रोमोफोर्स को थोड़ा सा हेल्प करते हैं। ऑक्सोक्रोम में इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के उस पर, साथ ही साथ कलर का चेंज होगा और डाई या पिगमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं ऑक्सोक्रोम को। जो हमारे टाइप्स हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाएंगे ऑक्सोक्रोम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH ग्रुप है वो सबसे पहले रहेगा। साथ ही साथ जो हमारा माइड आयन है वो पुश करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्रोमोफोर में, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान लो, जो हमारे बेथोक्रोमिक रेड शिफ्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बेथोक्रोमिक रेड शिफ्ट। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग में क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे हमारा NO2 है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है। साथ ही साथ क्या कॉज करेगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कॉज करेगा, जो हमारे ब्लू कलर देगा। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और बेथोक्रोमिक शिफ्ट रेड कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है। ये हमारे ऑक्सोक्रोम्स में होता है। अगर आप फंक्शन देखोगे, फंक्शन के बेसिस पर देखो, इसकी ये इंटेंसिटी को एनहांस करता है, एनहांस बढ़ाने का काम करता है, या जो मोलर एब्जॉर्बिविटी है उसको इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ वेवलेंथ में शिफ्ट आता है, ठीक है। जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो ऑल्टर होगा, थोड़ा शिफ्टिंग आएगी उसमें। आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जो ऑक्सोक्रोम के हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसमें OH है, ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जिसकी वजह से रेड शिफ्ट आएगा। साथ ही साथ जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है NH2, तो वो क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है क्रोमोफोर की प्रॉपर्टीज को, जिससे कि शिफ्ट होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से शिफ्टिंग होती है, जो हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखेंगे। साथ ही साथ जो अब हम पढ़ेंगे जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट आती है ना, स्पेक्ट्रल शिफ्ट में हम 4 तरीके के इफेक्ट पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रल शिफ्ट में हमारी चेंज होता है पोजीशन में या इंटेंसिटी में, जो भी एब्जॉर्प्शन बैंड है स्पेक्ट्रम का उसमें चेंज आता है। आप एक उससे समझ लो, इस शिफ्ट से ही समझ लो, चेंज आएगा हमारा पोजीशन में, इंटेंसिटी में, जो एब्जॉर्प्शन बैंड है स्पेक्ट्रम का उसमें, जो क्या करेगा, हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाता है। जब भी आप मान के चलो हमारा कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस, इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी स्पेक्ट्रल शिफ्ट को। और जो टाइप्स हैं हमारी, एक तो हम पढ़ चुके हैं, 2 शिफ्ट तो आपने देख ही ली हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और 2 और आती है हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट में शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आप मान के चलो लो एनर्जी होगी। किससे कॉज होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं उनकी वजह से बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, रेड शिफ्ट होगी, या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो आप बेथोक्रोमिक शिफ्ट को मान के चलो ये लॉन्गर वेवलेंथ होता है, शिफ्ट्स टू लॉन्गर वेवलेंथ। और आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की बात करोगे तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारी हायर एनर्जी होगी। शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ रिजल्ट करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और रिड्यूस कॉन्जुगेशन। यहाँ पे बेथोक्रोमिक में आप मान के चलो जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और यहाँ हमारे हिप्सोक्रोमिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, मतलब वापस ले लेंगे उस ग्रुप को, कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा, यहाँ कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। इसमें रेड कलर इसी वजह से आता है, लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से। ब्लू कलर हमारी शॉर्टर वेवलेंथ, और हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं तो ब्लू शिफ्ट की तरह देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो रेड शिफ्ट। आप ऐसे याद करना, रेड शिफ्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ब्लू शिफ्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। फिर हमारी जो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ना बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी
बढ़ती है तो वो क्या कॉज करेगा, हमारा हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कॉज करेगा। हाइपर में इंक्रीज मानो बढ़ जाता है, हाइपो में डिक्रीज मानो किसका, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का, जिसकी वजह से कैसे होता है ये कॉज होता है जब भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज होगा। स्ट्रक्चरल चेंज हमने यहाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की थी ना, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंज होगा वो क्या करेगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज को कम कर देता है। ये थोड़े से हमारे पॉइंट टू पॉइंट हैं जो हमें याद करने ज़रूरी होते हैं। हाइपरक्रोमिक में एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी के बेसिस पर बात हो रही है, यहाँ वेवलेंथ के बेसिस पर बात होती है। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, आपको एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है रेड शिफ्ट के बेसिस पर क्या होता है, या बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है हमारी जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स में आती है। साथ ही साथ हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है जो हमारा एब्जॉर्प्शन इफेक्ट के बेसिस पर होता है। हाइपरक्रोमिक एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, इसलिए हमारी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आता है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट तब आता है जब भी कभी हमारा स्ट्रक्चरल चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब देखो इसको आप कैसे समझोगे वेवलेंथ के बेसिस पर। अब यहाँ देखो जो हाइपरक्रोमिक होगा हमारे वेवलेंथ के बेसिस पर बढ़ेगा तो हाइपरक्रोमिक फॉर्म करेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई, यहाँ एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कम हो गई। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में आप देखोगे जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो रेड शिफ्ट देगा एक तरीके से, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो हिप्सोक्रोमिक देगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं, ऐसे मान के चलो ये है हमारा शॉर्टर वेवलेंथ और ये हमारा क्या हुआ, लॉन्गर वेवलेंथ। ये हमारी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इस चार्ट को याद कर लो, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ हो गया ये हमारा, ये आप इस तरीके से याद करो स्पेक्ट्रल शिफ्ट किस तरीके से होती है। अब जो सॉल्वेंट इफेक्ट आता है हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे वो कैसे आता है, इसमें क्या होता है जो हमारा सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट ना पोजीशन एक तरीके से वेवलेंथ और इंटेंसिटी को इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। हमारे सॉल्यूट में एक तरीके से देखा जाए, आप देखो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारे वेवलेंथ को इन्फ्लुएंस करेगा, साथ ही साथ जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी को भी अफेक्ट करता है जो हमारे सॉल्यूट की यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो हमारे किस में है, सॉल्यूट के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में। साथ ही साथ देखो जैसे कुछ की फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्वेंट के इफेक्ट को। हमारा पहला है पोलैरिटी, पोलैरिटी के बेसिस पे आप देखोगे जैसे कोई भी पोलर सॉल्वेंट है वो क्या होगा, स्टेबलाइज रहेगा, स्टेबलाइज पोलर एक्साइटेड स्टेट, इससे मान के चलो, ठीक है। वो हमारा क्या देगा, रेड शिफ्ट देगा। पोलर सॉल्वेंट, हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो वेवलेंथ के बेसिस पर इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन बैंड को वो इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें पोलैरिटी के बेसिस पे जाए। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, तो एक तरीके से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ उसका ज़्यादा मूवमेंट होगा, या आप एक तरीके से बोलो लॉन्गर वेवलेंथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। साथ ही साथ जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो लेस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी शॉर्टर वेवलेंथ होगी और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा। स्पेक्ट्रल शिफ्ट जो होगी हमारी वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगी। जैसे ये देखो सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट देगा जिसमें लॉन्गर वेवलेंथ होती है, साथ ही साथ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में हमारी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। इसके बेसिस पर आप पोलैरिटी देख लो, जो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारा क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है या इंटरेक्ट करता है सॉल्यूट के साथ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल्टर होती रहती हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो केपेबल है, सॉल्वेंट के बस की बात है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके सॉल्यूट के साथ, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट को अप एंड डाउन करेगा, थोड़ा एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज भी उसकी ऊपर नीचे हो जाती हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकता है, इफेक्ट करता है। ओकेजनली देखा जाए वो पोजीशन जो है एब्जॉर्प्शन बैंड में या वेवलेंथ जो है उसको भी ऑल्टर करता है या अफेक्ट करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विस्कोसिटी के बेसिस पर देखा जाए, अब जो हमारा सॉल्वेंट विस्कोसिटी के बेस पे देखो ज़्यादा विस्कस है तो वो क्या करेगा, हमारा एक तरीके से नॉन रेडिएटिव डिके प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, साथ ही साथ एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। विस्कस होगा ज़्यादा तो आप खुद ही समझ जाओ कि एब्जॉर्बेंस किस तरीके से होगा। फिर हमारा आता है
जो हमारा सॉल्वेटोक्रोमिज्म होता है, इसमें क्या होता है, हमारे कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में चेंज आता है, ये हमें पता है, ठीक है। किसके बेसिस पर, अगर सॉल्वेंट पोलैरिटी के बेस पर, अगर जैसे हमारा सॉल्वेंट जो है वो पोलर है या पोलर सॉल्वेंट है, तो उसके बेसिस पर हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में चेंज आएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसमें पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म हुआ तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, इन मोर पोलर सॉल्वेंट्स। पॉजिटिव होगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ इन मोर पोलर सॉल्वेंट, और नेगेटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म होगा तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ इन मोर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी के बेस पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कंपाउंड में किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। कंपाउंड्स चेंज इन अ कंपाउंड्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विद सॉल्वेंट polarity positive and negative, that's the absorption shift to longer wavelength and negative शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। सॉल्वेटोक्रोमिज्म समझ गए। एग्जाम्पल समझो, जैसे डाई हो गया, हमारा कोई डाई है, डाइज का क्या होता है, वो हमारे सॉल्वेटोक्रोमिज्म एग्जिबिट करते हैं, जिसमें क्यों यूजफुल होता है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक तरीके से पोलैरिटी इंडिकेटर है, यूजफुल है सॉल्वेंट पोलैरिटी इंडिकेटर। फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हमारे बहुत तरीके के एक तरीके से एब्जॉर्प्शन देते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट के बेसिस पर, उनके स्ट्रक्चरल बेसिस पर या स्ट्रक्चरल स्टडीज को हेल्प आउट करते हैं। जो हमारे फ्लेवोनॉइड हैं, ये भी एक तरीके से सॉल्वेटोक्रोमिज्म का पार्ट है। फ्लेवोनॉइड डाइज हैं। एप्लीकेशन, आप सॉल्वेटोक्रोमिज्म को यूज कहाँ करोगे या इसका यूज क्या है, जब भी कोई केमिकल एनालिसिस करना हो या किसी भी सॉल्वेंट पोलैरिटी को मेजर करना हो, तब हम अपने इसको पर्टिकुलर उसको यूज करेंगे। साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री में आपको अपना प्रोटीन को एक्सप्लोर करना है या न्यूक्लिक एसिड के एनवायरनमेंट को जानना है, पता करना है, तब आप इस मेथड को यूज करोगे। साथ ही साथ कोई मटीरियल साइंस है, ठीक है, डिजाइनिंग मटेरियल विद स्पेसिफिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, आपको कोई मटेरियल डिजाइन करना है स्पेसिफिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के साथ, तब आप यूज करोगे, कि जैसे जिसमें सॉल्वेंट पोलैरिटी के बेस पे। अब ये हमारा टेबल है, ठीक है, ये टेबल में क्या हुआ है, हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज किया गया है, कॉमन सॉल्वेंट है जिसमें यूज किया गया है। अब देखो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ क्या आती है, यूवी कट ऑफ कितना आता है, जो हेक्सॉन है, हेक्सेन का आता है 360 नैनोमीटर, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है। डाइक्लोरोमीथेन का आता है 363, एथनॉल का 372, मेथनॉल का 375, एसीटोनाइट्राइल का 378, वाटर का हमारा 380, ठीक है। ये एक तरीके से कॉमन है, तो आप इनको याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए जो कॉमन सॉल्वेंट है हमारे यूज किए जाते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर जो हमारे लॉज हैं, देखो लॉ फॉलो करने, एक थोड़े छोटे से लॉ हैं, उसको याद रखना है। बियर लैम्बर्ट लॉ है। बियर्स लॉ में क्या कहता है, हमारा जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है ना, वो कुछ ऐसा कहता है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है, जो भी एब्जॉर्बेंस है हमारी लाइट का और हमारा एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ जो पाथ है हमारा, लेंथ, एक तरीके से पाथ लेंथ है जिससे हमारी लाइट ट्रैवल हो रही है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। आप समझ गए। आप इसको ऐसे समझो, द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन एंड द पाथ लेंथ थ्रू विच द लाइट ट्रैवल्स। ये हमारा लाइट सोर्स हो गया। लाइट सोर्स जो इसकी इंसिडेंट बीम्स हैं, वो हमारे किसके, इस प्रॉपर, आप इसको बीकर मान लो, बीकर में हमारा एक सैंपल है, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, उसके थ्रू जो लाइट पास ऑन हो रही है, जिस लेंथ के थ्रू पास हो रही है, साथ ही साथ वो ट्रांसमिट कर रही है बीम्स को, ट्रांसमिटेड बीम्स है हमारी, और फिर वो जाकर कहाँ जा रही है, हमारी स्क्रीन पर जा रही है, जिससे हमें पता चलेगा। तो आप ये यहाँ पे लिख लो, हमारा ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से जो लाइट ट्रैवल हो रही है और जिस मटेरियल में हमारी जो एब्जॉर्बेंस हो रहा है इस लाइट का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन एंड द पाथ लेंथ थ्रू विच द लाइट ट्रैवल, और जो हमारा पाथ लेंथ है ना, उस जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें जो आप याद रखोगे वो हमारा आ जाता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आ जाता है, फिर हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ऑप्टिकल पाथ लेंथ आती है। ये जो था हमारा एब्जॉर्बेंस मान लिया हमने, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे मोलर एब्जॉर्बिटी के, ये एक तरीके से कांस्टेंट मान लो। फिर आता है हमारा क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ लाइट पाथ,
जो लाइट पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो एक तरीके से डेरिवेशन ईजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए, कैसे किस तरीके से होता है। या फिर एक तरीके से लीनियर रिलेशनशिप मान लो आप कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में। कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन के बेसिस पे हमारा एब्जॉर्बेंस है, और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, देखो एक तरीके से अगर देखा जाए जो पाथ लेंथ है जिसमें हमारी लाइट ट्रैवल की है वो तो सेम रहेगा, लाइट तो ट्रैवल करेगी, पर किसके थ्रू होकर जा रही है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है वहाँ पे, एब्जॉर्बेंस। तो क्या कह सकते हैं, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके थ्रू आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। डेफिनेशन के लिए Beer's law, also known as Beer-Lambert's law, relates the absorption of the light to the properties of the material through which the light is traveling। वही बात इन्होंने घुमा फिरा के बात कह दी है कि absorption of light जो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी, concentration in the solution, जिसके थ्रू हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है। ये मान लो हमारा A जो है एब्जॉर्बेंस है, मोलर एब्जॉर्बिटी आ गई हमारी, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया, जो सॉल्यूशन था कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। साथ ही साथ इन्होंने L को हमने B मान लिया था, इसको आप L मान लो, पाथ लेंथ को, जो सैंपल सेल था जिससे हमारी जो लाइट ट्रैवल हो रही है पाथ लेंथ, उसको मान लिया। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है कि हमारा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किसके, हमारे कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन और पाथ लेंथ के बेसिस पर। लैम्बर्ट्स लॉ हमारा एब्जॉर्बेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सेल, हमारा उसमें पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन करने के बाद क्या आता है, एब्जॉर्बेंस, कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ। जो एक चीज मानो, जो हमारा बियर्स लॉ है, बियर्स लॉ ये कहता है कि हमारे लाइट का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो मटेरियल के बेसिस पर जा रहा है, ठीक है। हमारा जैसे ये बीकर था, इसमें हमारा कोई भी कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसके थ्रू जो हमारा पास ऑन हो रहा है, ठीक है, पास क्या हो रहा है, लाइट पास हो रही है, लाइट पास होके यहाँ क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल थ्रू विच लाइट इज ट्रैवलिंग। ये हमारा नॉर्मल बियर्स लॉ हो गया। और हमारा लैम्बर्ट्स लॉ कहता है पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सेल, हमारी जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के बेसिस पर, वो लैम्बर्ट्स लॉ हो गया। अब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका कंसंट्रेशन भी आएगा, साथ ही साथ पाथ लेंथ भी आएगी, ठीक है। कंबाइन करने पे बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में, एब्जॉर्बेंस के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, पाथ लेंथ के बीच में, ठीक है। आप इजीली इसको याद कर सकते हो। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं बियर्स लॉ में क्या होता है, जो इनका रिलेशनशिप, बियर्स लॉ में रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल, ठीक है, थ्रू विच लाइट इज ट्रैवलिंग। साथ ही साथ लैम्बर्ट्स लॉ कहता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सेल। फिर हमारा जो कंबाइन करोगे तो हमारा रिलेशनशिप एब्जॉर्बेंस आ गया, एब्जॉर्बेंस साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन और हमारा पाथ लेंथ, सब कुछ एक साथ आ जाता है। आप डेरिवेशन देखो, जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसमें, हमारा ये लॉ कहता है कि ईच मॉलिक्यूल हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट। हर मॉलिक्यूल की एक प्रोबेबिलिटी होती है लाइट एब्जॉर्ब करने की, और जिसको हम किसके प्रोपोर्शनल देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर। साथ ही साथ एब्जॉर्बेंस जो है वो क्यूमुलेटिव है ओवर द पाथ लेंथ। दोनों बात इन्होंने कह दी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्लूड कर दिया है, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर पाथ लेंथ को भी इंक्लूड कर दिया है। तो आप इनसे मान के चलो, ये कह रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारा एब्जॉर्बिंग जो है, हर मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है वो एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, पाथ लेंथ के बेसिस पर। फिर डेरिवेशन में कहते हैं ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन आता है, एब्जॉर्बेंस आ गया, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्बेंस में क्या हुआ, the intensity of light decreases exponentially as it passes through an absorbing medium, ठीक है। जो हमारी इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है जैसे ही वो किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम के थ्रू पास होती है, या फिर हमारा कोई भी मीडियम है उसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, उसके थ्रू जब लाइट पास होगी तो वो कम होगी। वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन वहाँ पे थोड़ा सा ना ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बेसिस पर आप ये डेरिवेशन याद रखो, I = IONE, जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये, ठीक है। साथ ही साथ लॉगरिथम जो है, लॉग के बेसिस पे जो रिलेशनशिप देखोगे, नेचुरल लॉग में INIO/I = L/L, ये हमारा यहाँ हो गया। फिर हमारी जो मोलर एब्जॉर्बिटी है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर,
ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट था, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्बिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब हम इनको सबको कंबाइन करेंगे, हमारा सब्सटीट्यूट कर देंगे हम अल्फा से, अल्फा को एब्जॉर्प्शन के उस पे बेसिस पे सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारा एब्जॉर्बेंस आ गया, साथ ही साथ हमारी मोलर एब्जॉर्बिटी प्लस कॉन्सेंट्रेशन, पाथ लेंथ, ये साथ में आके ये इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लेना, इसमें ऐसा कुछ मतलब आप लिख के देखोगे ना ज़्यादा इजीली आपको याद हो जाएगा कि अजम्पशन क्या है, ये सिस्टम जो है होमोजेनस है, साथ ही साथ इसका जो एब्जॉर्बर है वो इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे से, कोई लेना देना नहीं है किसी का, और जो इंसिडेंट लाइट का इंसिडेंट है वो मोनोक्रोमैटिक है और एक तरीके से कॉलीमेटेड है। द इंसिडेंट लाइट इज मोनोक्रोमैटिक एंड कॉलीमेटेड। ग्राफ डिस्क्रिप्शन में देखो हमारा एब्जॉर्बेंस है, कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के देखोगे तो जैसे ये प्लॉट किया गया है जिसमें हमारा ए है वर्टिकल एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जिसका अगेंस्ट किसके है, कॉन्सेंट्रेशन सी एक्सिस पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ परफेक्टली फॉलो करता है, साथ ही साथ एक आइडियल लाइन जो आनी चाहिए वो सीधी आनी चाहिए। पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन वो आप देखोगे किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं लाइट के ट्रैवल करने पर। स्लोप आता है, स्लोप एक तरीके से हमारा इक्वल है किसके, मोलर एब्जॉर्बिटी, कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ के, ठीक है, स्लोप उसके बेसिस पर। अब जो डेरिवेशंस होती हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ पे, हमारा उसका थोड़ा सा ना सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ इंक्लूड नहीं होता। जैसे हमारी कुछ केमिकल डिविएशंस हैं, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, हाई कंसंट्रेशन पे मॉलिक्यूल्स मे बी एसोसिएट कर सकते हैं, मे बी डिसोसिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग स्पीशीज जो है वो ऑल्टर होती है, ठीक है। केमिकल डिविएशन के बेसिस पर बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ नहीं लगता। रिएक्शन जब होता है सॉल्वेंट से, तो जो हमारा केमिकल इंट्रैक्शन हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में केमिकल इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो एक तरीके से क्या करेगा, हमारा ना सॉल्वेंट का या एक तरीके से एब्जॉर्बर का नेचर ही चेंज कर देगा, कैन चेंज द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बर। तो अब ये समझो जो हमारा केमिकल डिविएशन है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन हाई कंसंट्रेशन पे हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो एब्जॉर्बिंग स्पीशीज को इफेक्ट करता है। रिएक्शन होता है हमारे सॉल्वेंट पर कि किस तरीके से केमिकल इंट्रैक्शन हो रहा है हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, जो हमारे एब्जॉर्बर का नेचर चेंज कर सकता है, जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए था शायद नहीं हो पाए। फिर हमारा इंस्ट्रूमेंटल डिविएशन आ जाता है। देखो केमिकल टर्म्स के बेसिस पर देखा जाए, जब भी हमारा कोई भी लाइट पास ऑन होना है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसके थ्रू अगर पास ऑन होना है किसी मटेरियल के थ्रू, तो उसका अगर केमिकल थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो चांसेस है ये वहाँ फॉलो नहीं करेगा। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटल डिविएशन में जो हमारी स्ट्रे लाइट होती है, जो एक सेलेक्टेड बैंडविड्थ के बाहर यूज की जाती है लाइट, वो ओवर एस्टिमेटेड एब्जॉर्बेंस दे देती है, ठीक है। वो क्या कॉज कर सकती है, ओवर एस्टिमेटेड एब्जॉर्बेंस कॉज कर सकती है। साथ ही साथ हमारी पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन है या जो नॉन क्रोमैटिक लाइट है वो एरर भी करती है। जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो एरर नहीं करती, जो नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो एरर कॉज करती हैं। जैसे कि हमारा सैंपल में कोई भी शार्प एब्जॉर्प्शन पीक्स आ रही हैं, तो आप समझ जाना वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने यूज़ किए हैं, या तो आप कोई ऐसी लाइट यूज़ करो जो बैंडविड्थ से ही सेलेक्टेड बैंडविड्थ से ही बाहर है, ठीक है, वो आपका ओवर एस्टिमेटेड एब्जॉर्बेंस दे देगा जो हमारा लाइट सोर्स है। साथ ही साथ जो हमने मोनोक्रोमैटिक लेंस यूज़ करना है या प्रिज्म यूज़ करना है, अगर वो नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट पास ऑन करेगा या पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन देगा, तो चांसेस है एब्जॉर्प्शन पीक्स जो हैं सैंपल के, बहुत शार्प एब्जॉर्प्शन पीक्स आ सकते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पर है हमारा बियर्स-लैम्बर्ट लॉ नहीं फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ फिजिकल डिविएशन आती हैं, देखो केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल, फिजिकल। जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, कभी भी हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, तो चेंज आने की वजह से क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट होगा। जैसे कि अगर वेरी हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, चेंज आएगा, चेंज आने के साथ एब्जॉर्प्शन में भी चेंज आएगा। सब एक दूसरे के कोरिलेशन में है, एक अफेक्ट होगा तो दूसरा कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ टेम्परेचर सॉल्वेंट इफेक्ट आता है, अगर आपका सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत चेंज है या टेम्परेचर में कोई चेंज है, तो आपकी पीक शेप ऑल्टर हो सकती है, या फिर जो पोजीशन वेवलेंथ है वो ऑल्टर हो सकती है। जो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ पे आना चाहिए वो दूसरी वेवलेंथ पे आ गया, तो ये फिजिकल डिविएशन है। लाइट स्कैटरिंग में हमारा जैसे पार्टिकल्स है या ड्रॉपलेट्स हैं, वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी डिस्टॉर्टिंग
एब्जॉर्बेंस रीडिंग्स भी आ सकती हैं। तो लाइट स्कैटरिंग अगर प्रॉपर नहीं है, एक तरीके से पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट स्कैटर लाइट आ गई हमारे, तो वो हमारी रीडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस ला सकती हैं। अब इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे हम। इंस्ट्रूमेंटेशन हम ऑलरेडी देख कर आ रहे हैं कि क्या होता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो लाइट इंटेंसिटी को यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम में मेजर करता है जब वो किसी सैंपल के थ्रू पास ऑन होती है। देखो ये हमारा ड्यूट्रियम या टंगस्टन लैम्प हो गया, लाइट सोर्स है हमारा। ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है, या एक तरीके से आप सोचो रेडिएशन सोर्स है जो लाइट इमिट करेगा। फिर हमारे मोनोक्रोमेटर्स रहते हैं। मोनोक्रोमेटर्स क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ को लाइट सोर्स से। लाइट सोर्स से कोई वेवलेंथ के बेसिस पर नहीं आ रहा है, यहाँ से एक ही वेवलेंथ पर सब चल रहे हैं, सब एक साथ आ रहे हैं। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, उनकी वेवलेंथ के बेसिस पर उनको अलग करेगा, फिर उसको पास करेगा। अब जैसे कुछ तो रेफरेंस पॉइंट जो हमारा रेफरेंस सैंपल है, लाइक रेफरेंस सॉल्यूशन है, एक हमारा सैंपल सॉल्यूशन है, यहाँ से ये उसको पास करेगा। अब इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उससे हमारा जो आ रही है लाइट सोर्स या रेडिएशन पास ऑन हो रही है, उन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर उसका रिफ्रैक्शन होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। अब वो हमारा जो डिटेक्टर है, फोटो डायोड है या सीसीडी है, वो क्या करेगा, उनको डिटेक्ट करेगा। उनकी वेवलेंथ के बेसिस पर डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक डेटा आउटपुट प्रेजेंट करेगा कि इस बेसिस पर लाइक इस वेवलेंथ पर इतनी पीक आई है, यहाँ पर ये था, जो सैंपल्स में कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। देखो ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दिया, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो। ड्यूट्रियम लैंप जो होता है हमारा, वो यूवी रेडिएशन इमिट करता है 190 से 380 नैनोमीटर पे, जहाँ पे ड्यूट्रियम गैस यूज की जाती है। साथ ही साथ ये हमारा कंटिन्यूस यूवी स्पेक्ट्रम होता है, आइडियल है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ड्यूट्रियम लैंप। और दूसरा ऑप्शन, साथ ही साथ सबके अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं इस टाइम, टंगस्टन और हेलोजन्स हैं। हेलोजन लैंप है या टंगस्टन है, वो हमारे विजिबल लाइट इमिट करते हैं, नियर इंफ्रारेड लाइट्स प्रेजेंट करेंगे, जिसमें 350 से 2500 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ है। जो टंगस्टन फिलामेंट है ना, वो स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं स्टेबिलिटी रहे। साथ ही साथ जो हेलोजन गैस है वो लैंप लाइफ को इंक्रीज करता है। जो हमारा लैंप है ना, उसकी लाइफ को थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है, भेज सकता है इस तरीके से। अब वेवलेंथ सेलेक्टर कैसे होते हैं, जैसे हमारा मोनोक्रोमेटर है, सबकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है लाइट सोर्स के बाद, वो उसको अलग अलग कर देता है। ठीक है, लाइट वेवलेंथ को अलग अलग करेगा, जिसमें हमारा एक आता है प्रिज्म। प्रिज्म का काम क्या होता है, जो डिस्पर्स करता है लाइट को, किसके बेसिस पर, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बेस पर लाइट को डिस्पर्स करेगा। और प्रिज्म किससे बने होते हैं, या तो क्वार्ट्ज से बने होंगे या ग्लास से बने होंगे। ठीक है, क्वार्ट्ज से थोड़े से बेटर माने जाते हैं कंपैरेटिवली ग्लास से। वो क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं वेवलेंथ को इफेक्टिवली। बट प्रिज्म आज के टाइम पर बहुत कम, रेयरली यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रिज्म अब बहुत कम यूज होने लगा है। फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में इंटरफेरेंस पैटर्न होता है जो लाइट को ना सेपरेट करता है। इंटरफेरेंस पैटर्न के बेसिस पर लाइट को सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि ये हमारे हाई रेजोल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होते हैं वो हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये ना इंटेंस लाइट को भी हैंडल करने में यूजफुल होते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को इसलिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये वर्सेटाइल हैं एक तरीके से आप देखा जाए, और बहुत कॉमन है या मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स में आज यूज़ किए जाते हैं। कॉमनली इनको यूज़ किया जाता है। ये थोड़े से आजकल बहुत कम हो गए, कॉमन नहीं है इतने। अब देखो सैंपल सेल्स हैं। आप सैंपल सेल किस में रखोगे, क्यूबिट्स में रखते हो। ठीक है, क्यूबिट्स होते हैं एक क्यूब लाइक आपकी ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी। वो किससे बनी होती है, क्वार्ट्ज, ग्लास, प्लास्टिक, 3 मटेरियल से मिलकर बनी होती है। क्वार्ट्ज में क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है यूवी और विजिबल रीजन को। ठीक है, यूवी और विजिबल रीजन्स के बीच में ट्रांसपेरेंट रहता है। इसकी जो वेवलेंथ रहती है 190 to 800 नैनोमीटर तक रहती है। साथ ही साथ नॉर्मली क्वार्ट्ज क्यूबिट्स यूज की जाती है। नॉर्मली आई ऑल्सो यूज देम। तो ग्लास के टाइम पर क्या होता है, हमारा विजिबल रीजन मेजरमेंट, अगर विजिबल रीजन मेजरमेंट करना है तो आप ग्लास क्यूबिट्स यूज करोगे। और आपको डिस्पोजेबल लेना है कि आपका एक रूटीन है, आइडियली आपको रूटीन के लिए यूज़ करना है, बट लेस प्रिसाइज, कि कुछ ज़्यादा प्रिसाइज नहीं चाहिए तो आप प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हो, डिस्पोजेबल। डिपेंड करता है, बट हम ज़्यादातर क्वार्ट्ज प्रेफर करते हैं क्यूबिट्स में। डिज़ाइन क्या होता है, आप इनको जब लैब में जाओगे ना तो इसको इंस्ट्रूमेंट को चेक करना, उसमें रेक्टेंगुलर स्टैंडर्डाइज पाथ लेंथ होती है।
ठीक है, 1 सेंटीमीटर की, जिससे क्या होता है कि एक तरीके से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में यूज़ किया जाए उसको। मेंटेनेंस में आपको उसको थोड़ा सा, एक तो कंटामिनेशन से अवॉइड करना है, कंटामिनेशन ना हो, साथ ही साथ आप उसको बहुत ध्यान से हैंडल करोगे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है उस पर थोड़े स्क्रैचेस आ जाते हैं, और लाइक फिंगरप्रिंट्स आप उसको ना सही से नहीं पकड़ोगे, क्लीन नहीं करोगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, थोड़ा सा लाइक क्लियर नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है हमें, क्यूबिट्स मेंटेन रखने। अब हमारे डिटेक्टर्स आते हैं। डिटेक्टर्स क्या करते हैं, हमारी जो ट्रांसमिटेड लाइट है कन्वर्ट करेंगे उनको मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, जो हमने लाइट सोर्स से लाइट चलाई थी वो डिटेक्टर पर पहुंचकर किसी सिग्नल में तो आनी चाहिए, आपको कैसे दिखेगी लाइट, थोड़ी तो लाइट तो दिख गई, सिग्नल कैसे, डेटा कैसे है, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू, जैसे हमारी फोटो ट्यूब्स हैं या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हो गई, फोटो वोल्टिक सेल हैं, सिलिकल फोटो डायोड हैं, ये सारे हमारे डिटेक्टर्स हैं। जैसे फोटो ट्यूब में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से करंट जनरेट किया जाता है। जो हमारा करंट जनरेट किया गया है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारी लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पर। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स क्या करते हैं, वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसमें ना डायनोड्स लगे रहते हैं, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और थोड़े से ना सेंसिटिव भी होते हैं। आप फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को देखोगे, उसमें डायोड्स लगे रहते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। फिर फोटो वोल्टिक सेल्स हैं जो हमारे डायरेक्टली क्या करेंगे, लाइट को कन्वर्ट कर देंगे सेमीकंडक्टर्स मटेरियल को यूज करके, डायरेक्ट करंट मतलब लाइट को डीसी करंट में या डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइट हमारी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करने के बाद। ये एसी डीसी तो पता है ना सबको। हाँ, सिलिकॉन फोटो डायोड है जिसमें हमारी जो लाइट है वो कन्वर्ट होती है डायरेक्टली करंट या वोल्टेज में, जहाँ पे हाई सेंसिटिविटी या फास्ट रिस्पॉन्स देखना हो वहाँ पे हम सिलिकॉन फोटो डायोड यूज करेंगे। और इस तरीके से, एक तरीके से इसको यूज किया जाता है जब रिवर्स बायस करना हो, परफॉर्मेंस को इन्हांस करना हो, थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ाना हो, तो हमारा सिलिकॉन फोटो डायोड यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे एप्लीकेशंस कहाँ हैं, आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो, देखो इतना पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, और हम बहुत सारी जगह देख भी सके हैं कि हम कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये थोड़ा सा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, वाइडली यूज़ कर सकते हैं उसके बेसिस पर, सेंसिटिविटी वर्सटैलिटी के बेसिस पे, वर्सटाइल है, आप इसको बहुत सारे जगह यूज़ कर सकते हो एनालिसिस के बेस पर। इस इंस्ट्रूमेंट को आप टाइट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन है वहाँ यूज़ कर सकते हो। जब आपको एनालाइट कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना हो, पता करना हो, तो आप एब्जॉर्बेंस चेंजेस को मॉनिटर कर सकते हो। जब भी टाइट्रेशन में आपको एनालाइट को डिटरमाइन करना है, पता करना है, तब आप यूज़ करोगे। जैसे हमारा डायरेक्ट होता है, ठीक है, इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक में आपका जो एनालाइट है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनालाइट हमारा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, फिर वहीं क्या होगा, एब्जॉर्बेंस चेंजेस आएंगे किसमें, टाइट्रेंट एडिशन के बाद। जब आप उसमें टाइट्रेंट ऐड करोगे तो उसमें एब्जॉर्बेंस चेंजेस आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ले लो, डाई टाइट्रेशन आता है जिसमें हमारा किसमें क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, डाई टाइट्रेशन के साथ ब्लीचिंग एजेंट होता है, इसे आप डायरेक्ट मान के चलो। साथ ही साथ इनडायरेक्ट में क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है, जिसमें हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जो एक tariके से हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जिसमें हम pH इंडिकेटर डालते हैं जो हमारा कलर चेंज देता है। एब्जॉर्बेंस ऑफ एन इंडिकेटर चेंजेस ड्यूरिंग टाइट्रेशन। साथ ही हमारा बैक टाइट्रेशन हमने देखा था, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइट्रेंट डालते हैं। ज़्यादा टाइट्रेंट डालने की वजह से क्या होता है, वो एक आफ्टर रिएक्ट करता है एनालाइट के से। मतलब आप देखो, पहले हम फाइंड आउट कर रहे थे अपने सैंपल में टाइट्रेंट डालकर कि ये प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को आप अपने सैंपल में क्लोराइड आयंस को चेक कर रहे हो तो पता चल गया। लेकिन आप क्या करोगे, टाइट्रेंट में जो सिल्वर क्लोराइड है ना, सॉरी नॉट सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट डालोगे। एक्सेस में जब सिल्वर नाइट्रेट को आप क्लोराइड आयन से डालोगे तो जो सिल्वर क्लोराइड, जो हमारे सिल्वर क्लोराइड थे वो कंबाइंड होके अलग हो जाएंगे, वहाँ पे वो टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट आपने जो एक्सेस में टाइट्रेंट डाला था सिल्वर नाइट्रेट का, वहाँ पे अभी भी सिल्वर आयंस रह गए हैं। सिल्वर आयंस के रह जाने की वजह से आप उसमें अलग से स्टैंडर्ड यूज़ करोगे टाइट्रेंट, जो इसको कम्प्लीटली
यूज़ कर पाए या इसको एंड पॉइंट तक पहुंचा पाए, वो हम बैक टाइट्रेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट एनालिसिस है, उसके बेसिस पर आप बैक टाइट्रेशन समझ सकते हो। एडवांटेज देखो, थोड़ा हाईली सेंसिटिविटी जब हो तब यूज़ करोगे आप इसको, ठीक है। सेलेक्टिविटी हो, ऑटोमेशन हो उसके टाइम पे, जब भी कभी आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, लाइक एनालिसिस करना है पॉल्यूटेंट्स का, तब आप यूज़ करोगे। फार्मास्यूटिकल्स में आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जब यूज़ मतलब देखना है, उसको उसका कंसंट्रेशन पता करना है या आइडेंटिफाई करना है, तब यूज़ करोगे। फूड एडिटिव्स के टाइम पर एप्लीकेशन हमने देख लिया, एनवायरमेंटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड। अब आता है हमारा जैसे सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस है, उसमें कैसे यूज़ करोगे। ये हमने टाइट्रेशन का देखा था, जब भी हमें एक एनालाइट की कंसंट्रेशन पता करनी है तो वहाँ पे हम यूनिक एब्जॉर्बेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखो, डायरेक्ट 2-3 मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड एडिशन है, कैलिब्रेशन कर्व होता है। हमारा जो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है उसमें हमारे लैम्डा मैक्स पे क्या होता है, कैलिब्रेशन कर्व फॉर्म करते हैं, ठीक है। सब कुछ वैसे ही होगा, वर्किंग सेम रहेगी, पास करेंगे सैंपल के थ्रू, और जो हमारा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर हम उसका कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे। जैसे कि हमारा एक बेवरेज है, उसमें कैफीन का कंसंट्रेशन या कैफीन की जो वेवलेंथ आई है, लैम्डा मैक्स आया, वो क्या है, उसका कैलिब्रेशन कर्व बनाकर हमें पता चलेगा, वहाँ यूज़ करते हैं इसको। स्टैंडर्ड एडिशन करना हो, जब भी आपको मैट्रिक्स इफेक्ट देखना हो, जैसे विटामिन सी किसी जूस में पता करना हो, तब आप इसको यूज़ करोगे। कैलिब्रेशन कर्व के टाइम पे आप रिलेट करते हो एब्जॉर्बेंस को किससे, कॉन्सेंट्रेशन से। वो हमने देखा था ना, एक कर्व था, यहाँ एब्जॉर्बेंस था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन था। वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की कभी मेजरमेंट करनी हो, आप कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू कर सकते हो। ये हमारा सिंपल मैथड है, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, और वेल डिफाइंड सैम्पल में, जो हमारे वेल डिफाइंड सैंपल होते हैं ना, उसी के टाइम पे यूज़ करते हैं, सिंपल और एक्यूरेसी के बेसिस पर। लिमिटेशन ये आ जाती है यहाँ पे आपको ना, इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर स्पीशीज़। इसमें क्या होता है, सिंगल कंपोनेंट में आप एक ही एनालाइट को देख रहे हो, अगर इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो क्या ज़रूरत होती है, यूनिक एब्जॉर्बेंस पीक की ज़रूरत होती है, उसके बेसिस पर पता करते हैं। ये थोड़ा सा लिमिटेशन है। एप्लीकेशन यहाँ है कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स है, जब भी हीमोग्लोबिन या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च के टाइम पर पता करना होगा तो भी यहाँ इसको सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जब भी जैसे हमारे ब्लड सैंपल में हीमोग्लोबिन मेजरमेंट करना हो तो हम किसको यूज़ करेंगे, इसको पर्टिकुलरली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करेंगे सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस के बेसिस पर। मैन्युफैक्चरिंग भी वही है, रिसर्च भी वही है, इसके यहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस में आप समझो, मल्टी से समझ जाओ, बहुत सारे मल्टीपल स्पीशीज़ होंगी, कि जहाँ पे हम वन एनालाइट को देख रहे थे, वहाँ वन एनालाइट लाइक डिटरमाइन कर रहे थे, यहाँ कंसंट्रेशन है मल्टीपल स्पीशीज, मिक्सचर है उसमें। इस टेक्निक को कौन सी टेक्निक, 4 टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, जो एब्जॉर्बेंस इक्वेशन है कंपोनेंट की, पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे कोई भी ड्रग का मिक्सचर है, उसमें फाइंड आउट किया जाएगा कि लाइक हमारे ड्रग मिक्सचर में क्या क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पर। ये थोड़ा सा ना, ये टेक्निक्स आपकी हाई लेवल पे चली जाती हैं, इसको पर्टिकुलरली मास्टर लेवल पे पढ़ा जाता है कि टेक्निक्स में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं डिटेलिंग में। बट अब साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू टेक्निक्स आपको ये पता करना है ना कि हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस जगह यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारी स्पेक्ट्रम सब्सट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आइसोलेट करते हैं एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से सब्सट्रैक्ट करके, मतलब जैसे हमारे 2 कंपोनेंट हैं, वहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे, तो उसका आइसोलेशन करेंगे, यहाँ से वहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें रिजॉल्व करोगे जो भी ओवरलैपिंग पीक्स हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे चार्ट्स होते हैं ना, उसमें पीक्स ऊपर नीचे साथ में आ जाती है, एक के ऊपर एक आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने में भी यूज़ किया जा सकता है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। साथ ही साथ जैसे मल्टीवेरिएट कैलिब्रेशन है, आप सोचो स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें पार्शियल लीस्ट स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली उस टाइम इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा। देखो एडवांटेज ये है कि जैसे आपका सैम्पल वॉल्यूम है उसको कम कर देगा, एफिशिएंट है क्योंकि यूज़ आ रहा है हमारे। लिमिटेशन ये आ जाती है, जब भी कभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है उसमें कैलिब्रेशन और सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। यहाँ मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस में हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो नेसेसरी है, उसके बिना नहीं हो सकता, बहुत
मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, साथ ही साथ ना दिमाग खराब हो जाता है इन सबको करते करते। तो बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करो। डायरेक्ट आप अपनी जो आपने रीडिंग्स ली हैं उनको डालोगे तो वो आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट शो करेगा, साथ ही साथ आपको कैलिब्रेशन कर्व बनाने में आसानी होगी। जब भी फार्मास्यूटिकल्स हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का पता करना हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जब पॉल्यूमेटेंट्स का पता करना हो उस टाइम, और जैसे फूड कलरेंट्स हैं वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल में मल्टी ड्रग एसेज के टाइम पे यूज़ किया जाता है डिटेक्टिंग मल्टी पॉल्यूटेंट्स को, या मिक्सचर एनालिसिस जिसमें एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए गए हैं, वहाँ पे इन सबको यूज़ कर सकते हो। ये था हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।